आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन पर ही डिपेंड है। एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की कल हम लोगों ने जो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, उस क्लासिफिकेशन में हमारा टोटल एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा स्टडी किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया इन दिस वर्ल्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। यानी कि कल हमने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन होते हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू आर्टिफिशियल और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। और हम लोगों ने कल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा भी होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको आसान लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन को समझाना, ताकि आप उसको समझ भी सकें और उसको बना भी सकें। नोट्स के तौर पर आप ये जो मेरे नोट्स हैं इनको ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी कि ये डेवलपमेंट के आधार पर डिस्क्राइब्ड है। इट डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। ये क्लासिफिकेशन भी बेसे के क्लासिफिकेशन पर आधारित है, पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे। और हचिंसन ने फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बुक एक पब्लिश की थी, और इसी में उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। हचिंसन ने 1959 में और फिर 1973 में क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया, और हचिंसन ने 24 डिक्टा या रूल्स दिए। यानी कि दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन इन 1959 एंड देन रिवाइज्ड इन 1973। इस क्लासिफिकेशन का आधार था 24 डिक्टा, 24 नियम, 24 रूल्स। और हचिंसन ने 111 ऑर्डर्स एंड 411 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया। एंड दिस इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि इसमें आपको 111 ऑर्डर और 411 फैमिलीज को के नाम नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर आप 111 ऑर्डर और 411 फैमिलीज के नाम लिखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन आप कभी भी एग्जामिनेशन में डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। तो फिर इस क्लासिफिकेशन को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे डिस्क्राइब करना है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इट इज बीइंग बेस्ड ऑन बेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो आपको डिस्क्राइब करना है वो डिस्क्राइब करने हैं 24 डिक्टा और 24 नियम या 24 रूल्स। हचिंसन ने जो 24 नियम दिए थे उनमें पहला नियम था इवोल्यूशन इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी विकास आगे की ओर भी हो सकता है और पीछे की ओर भी हो सकता है। कई बार आप रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट या दूसरा डिक्टा या दूसरा रूल, इवोल्यूशन डज नॉट अकर इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के सभी ऑर्गन्स में एक साथ नहीं होता।
ज़रूरी नहीं कि रूट स्टेम लीफ सब में इवोल्यूशन हो। तीसरी बात, इवोल्यूशन इज जनरली कंसिस्टेंट। इवोल्यूशन आमतौर पर स्थायी होता है, कंसिस्टेंट होता है। जो हो जाता है इवोल्यूशन तो फिर हो जाता है। चौथा नियम, ट्रीज एंड श्रब्स आर प्रिमिटिव देन क्लाइंबर्स, यानी कि जो पेड़ हैं और जो श्रब हैं वो क्लाइंबर से प्रिमिटिव होते हैं। यानी क्लाइंबर्स एडवांस होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और ट्रीज एंड श्रब्स प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं। पांचवा नियम, ट्रीज एंड श्रब्स आर प्रिमिटिव देन हर्ब्स। आपने पढ़ा भी होगा, जब हमने फैमिलीज आपको पढ़ाई हैं तो हमने फैमिलीज ऑफ ग्रासेस पढ़ाया है आपको, घास की फैमिली पढ़ाई है, और घास की फैमिली आपको पोएसी पढ़ाई है जो सबसे एडवांस है। यानी ट्रीज एंड श्रब्स आर प्रिमिटिव एंड हर्ब्स आर एडवांस्ड। दूसरी बात आती है, पेरिनियल्स एंड बाइनियल्स आर प्रिमिटिव देन एनुअल्स। बहुवर्षीय और द्विवर्षीय पौधे जो होते हैं वो एक वर्षीय पौधों से प्रिमिटिव होते हैं, यानी एनुअल्स एडवांस प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन एक्वेटिक प्लांट्स। यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स एडवांस्ड हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्रिमिटिव हैं, ये कहा गया। डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव देन मोनोकॉट्स, यानी कि मोनोकॉट्स एडवांस प्लांट है, और आप पढ़ते भी हैं पोएसी को आपने एडवांस प्लांट माना। डाइकॉट को पहले रखा गया, मोनोकॉट को बाद में रखा गया। स्पाइरल लीव्स आर प्रिमिटिव देन अपोजिट एंड वर्ल्ड लीव्स। तो ये जो वर्ल लीव्स होती हैं ये अपोजिट और वर्ल्ड लीव्स जो होती हैं ये एडवांस होती हैं, जबकि स्पाइरल लीव्स ये प्रिमिटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स। यानी जो कंपाउंड लीव्स हैं, जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, जो कई पिन्ना से मिलकर बनती हैं, दे आर एडवांस्ड, और जो सिंपल लीफ हैं दे आर प्रिमिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, बाइसेक्सुअल्स आर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। हमेशा याद रखिए कि जो यूनिसेक्सुअल फैमिलीज होती हैं वो एडवांस होती हैं, और जो बाइसेक्सुअल फैमिली होती हैं वो प्रिमिटिव होती हैं। सॉलिटरी फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन इनफ्लोरिसेंस्ड। यानी अगर कोई फ्लावर इनफ्लोरिसेंस्ड है तो वो एडवांस है, और सॉलिटरी फ्लावर्स जो हैं, सिंगल फ्लावर जो हैं, वो प्रिमिटिव है। यानी अगर कोई फ्लावर इन्फ्लोरिसेंस, किसी का इन्फ्लोरिसेंस्ड फ्लावर है, जैसे कि आप पढ़ते हैं एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली में, जिसमें फ्लावर्स कंपोजिट होते हैं, इन्फ्लोरिसेंस्ड होते हैं, हेड और कैपिटुलम होता है, वो एडवांस होते हैं। जबकि सिंगल फ्लावर अगर होता है तो वो प्रिमिटिव माना गया है। इसी प्रकार से इम्ब्रिकेट फ्लोरल पार्ट्स आर प्रिमिटिव देन वॉल्वेट। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है वो एडवांस होता है, और जो इम्ब्रिकेट होता है वो प्रिमिटिव होता है। पॉलीमेरस फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन ओलाइगोमेरस। यानी कि अगर कोई फ्लावर उसमें फ्लोरल पार्ट्स थोड़े थोड़े हैं तो वो एडवांस है, और अगर फ्लोरल पार्ट्स अनंत हैं, बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रिमिटिव है। और आपने पढ़ा होगा कि रेननकुलेसी में एंड्रूशियम और गाइनीशियम इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए वो फैमिली सबसे प्रिमिटिव मानी गई। और पोएसी में इंड्रूशियम स्टेमेंस 3 होते हैं, गाइनीशियम 1 होता है कार्पेल, इसीलिए उसको सबसे एडवांस फैमिली माना गया है। यानी जितने फ्लोरल पार्ट्स कम होंगे उतनी फैमिली एडवांस, और जितने फ्लोरल पार्ट्स ज़्यादा होंगे, पॉलीमेरस फ्लावर्स होगा, तो वो प्रिमिटिव। इसके बाद आप देखेंगे पेटेलिफेरस फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन ए पेटलस फ्लावर्स। यानी अगर पेटल्स हैं तो वो फैमिली प्रिमिटिव है, और अगर पेटल्स नहीं हैं, यानी पेटल्स और कैलेक्स अगर फ्यूज हो गए, यानी अगर पेरियंथ डेवलप हो गया, तो वो फैमिली एडवांस है। और आपने पामी, एरिकेसी और पोएसी, इन फैमिलीज में पेरियंथ होता है, इसीलिए इन फैमिलीज को सबसे एडवांस कहा गया है।
दूसरी बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर इज प्रिमिटिव देन जाइगोमार्फिक। यानी अगर कोई फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है तो ये कंडीशन प्रिमिटिव है, और अगर कोई फ्लावर जाइगोमार्फिक है तो ये कंडीशन एडवांस है। तो आप रेननकुलेसी और कंपोस्टी और पोएसी में कंपैरिजन कर सकते हैं। हाइपोगाइनी इज प्रिमिटिव देन पेरीगाइनी एंड इपीगाइनी। इपीगाइनस फ्लावर आप जानते हैं ओवरी इंफीरियर, हाइपोगाइनस फ्लावर आप जानते हैं ओवरी सुपीरियर, और सुपीरियर ओवरी प्रिमिटिव है, इंफीरियर ओवरी एडवांस है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 17 कैरेक्टर हुए। बात हम लोग कर रहे हैं 24 डिक्टा की। आइए 18वें कैरेक्टर को पढ़ते हैं। पॉलीपेटली इज प्रिमिटिव देन गैमोपेटली। गैमीटोपेटली नहीं, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। पॉलीपेटली इज प्रिमिटिव देन गैमोपेटली। यानी अगर कोई पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो ये कंडीशन एडवांस होगी, और अगर पेटल्स फ्री हैं तो ये कंडीशन प्रिमिटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एपोकार्पी इज प्रिमिटिव देन सिनकार्पी। अगर कार्पेल्स फ्री हैं तो ये कंडीशन प्रिमिटिव है, और अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं तो ये कंडीशन एडवांस है। पॉलीकार्पी इज प्रिमिटिव देन ओलाइगोकार्पी। अगर कार्पेल्स बहुत हैं, जैसे कि रेननकुलेसी में होता है, तो ये फैमिली प्रिमिटिव मानी गई है, और अगर कार्पेल्स कम हैं, जैसे कि पोएसी, तो ये फैमिली एडवांस मानी जाती है। यानी पॉलीकार्पी इज प्रिमिटिव देन ओलाइगोकार्पी। 21वां रूल आया, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रिमिटिव देन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। यानी अगर सीड्स में एंडोस्पर्म है तो ये कंडीशन प्रिमिटिव मानी जाती है, और अगर सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं है तो ये कंडीशन एडवांस मानी जाती है। मेनी स्टेमेंस आर प्रिमिटिव देन फ्यू स्टेमेंस। अगर स्टेमेंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रेननकुलेसी, तो ये कंडीशन प्रिमिटिव मानी जाती है, और अगर स्टेमेंस कम हैं, जैसे कि पोएसी, तो ये कंडीशन एडवांस मानी जाती है। सेपरेट स्टेमेंस आर प्रिमिटिव देन कोनेट स्टेमेंस। यानी अगर स्टेमेंस सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो ये कंडीशन प्रिमिटिव है, और अगर स्टेमेंस जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिंजेनेसियस कंडीशन कंपोस्टी, सिन एंड्रस कंडीशन कुकरबिटेसी, तो ये एडवांस कंडीशन मानी जाती है। सिंगल फ्रूट्स आर प्रिमिटिव देन एग्रीगेट फ्रूट्स। अगर सिंगल फ्रूट है तो ये प्रिमिटिव कंडीशन है, और एग्रीगेट अगर है, जैसे कि शरीफा होता है, इटेरियो है, तो ये एडवांस कंडीशन मानी जाती है। कंपोजिट फ्रूट कंपोस्टी में एडवांस कंडीशन मानी जाती है। ठीक, तो ये 24 नियम जो हचिंसन ने बताए थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं 24 नियम के आधार पर हमारी सारा क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब होना चाहिए। और उन्होंने इसीलिए जैसे कि पहले प्रिमिटिव फैमिली कहा जाता था रेननकुलेसी को, और एडवांस होती थी कंपोस्टी एस्टरेसी अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। लेकिन हचिंसन ने आकर के क्या किया, इन्होंने प्रिमिटिव फैमिली कर दिया मैग्नोलिएसी को, जिसमें मैग्नोलिया आता है, चंपा, बड़ी चंपा आती है, और एडवांस कर दिया पोएसी को, जिसमें जो अनाजों की फैमिली है। तो सिंगल फ्रूट्स आर प्रिमिटिव देन एग्रीगेट फ्रूट्स। ये 24 नियम जो हचिंसन ने बताए, ये 24 नियम आपको याद करने हैं, और अगर आप फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 24 नियम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और यही 24 नियम आपको याद रखना है, बताने हैं, सुनाने हैं, समझाने हैं। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखने के लिए इन्हीं 24 रूल्स का सहारा लेना होगा। अब हम लोग बात करते हैं हचिंसन के क्लासिफिकेशन की मेरिट क्या क्या है। तो पहली मेरिट तो यह है कि इनको मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा गया। यह अच्छी बात है कि डाइकॉट को पहले रखा गया और मोनोकॉट को बाद में रखा गया। दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप माना गया। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को शामिल नहीं किया। आपको याद होगा, मैंने कल बताया था, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी
कि डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया। तीसरी बात, ग्रेमिनी यानी पोएसी को मोस्ट एडवांस फैमिली माना गया। तो पोएसी को इन्होंने सबसे एडवांस फैमिली माना। ये भी एक बहुत अच्छी बात रही कि यहाँ पर आते आते हम एस्टेरेसी को सबसे एडवांस मानते रहे, लेकिन वो डाइकॉट थी। मोनोकॉट को जब सबसे बाद में रखा गया है तो पोएसी को सबसे एडवांस माना जाना चाहिए। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी डिमेरिट थी, जो मुख्य डिमेरिट है, वो ये है कि इन्होंने डाइकॉट को दो ग्रुप में बांटा, दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था लिग्नोसी और दूसरा था हर्बेसी। लिग्नोसी और हर्बेसी में इन्होंने क्या किया कि जो वुडी प्लांट्स थे उनको लिग्नोसी में रख दिया और जो हर्ब्स थे उनको हर्बेसी में रख दिया, जो हर्बेशियस प्लांट्स थे। तो जब एक कैरेक्टर पर आधारित कोई क्लासिफिकेशन दिया जाता है या कोई डिमार्केशन या कोई डिवीजन होता है तो उससे क्या होता है, कई बार जो रिलेटेड प्लांट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो अनरिलेटेड प्लांट्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी क्लास में ये डिमार्केशन कर दें एक कैरेक्टर लेकर के कि जो ए नाम वाले हैं वो अलग हो जाएं और जो ए नाम वाले नहीं हैं वो अलग हो जाएं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ए नाम कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ए नाम लड़के का ही हो। आपने ए नाम अलग किया तो पता लगा कि ए नाम वाला लड़का भी है, ए नाम वाली लड़की भी है, तो दो ग्रुप बन गए जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हो गए। और आपको करना क्या था, आपको लड़कों को अलग करना था, लड़कियों को अलग करना था। लेकिन हर्बेसी और लिग्नोसी बना के इन्होंने हर्ब्स को अलग कर दिया और वुडी प्लांट्स को अलग कर दिया। तो उससे जो रिलेटेड प्लांट्स थे, जो आपस में प्लांट संबंधित थे, वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। और इस अलग होने के कारण ही ये डिमेरिट एक ऐसी डिमेरिट बन गई हचिंसन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर, जो कि उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती रही। तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई हचिंसन के। तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो ये फाइलोजेनेटिक है। इन्होंने 24 नियम या 24 डिक्टा दिए और 24 डिक्टा देने के बाद इन्होंने ये बताया कि 24 डिक्टा के आधार पर ये क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जैसे कल आप लोगों ने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल था, लेकिन हचिंसन का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेंथम एंड हुकर से। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो हैं, एक तो बेंथम एंड हुकर का और दूसरा हचिंसन का। अब कई बार तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताइए, या कई बार क्वेश्चन आता है कि हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताइए। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि आप क्लासिफिकेशन को समझाइए, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है और जो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है उसको लिखिए। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तब आपको बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लिखना चाहिए। ये मेरी सलाह है आपको। उसके पीछे कारण भी सुन लीजिए आप। कारण ये है कि जब आप बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताना शुरू करते हैं तब आप उसमें कहीं ना कहीं पर ये लाइन ज़रूर लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया इन दिस वर्ल्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हर्बेरिया बनाए गए हैं। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइलोजेनेटिक है। लेकिन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना आज भी एक अच्छी बात मानी जाती है। तो जब आप इस के सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तब आप इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आपको बताना चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।